सबको यही लगता था कि निंग एक पागल, अकेला और बेकार इंसान है जिसका कोई भी दोस्त नहीं और जिंदगी में कोई मकसद नहीं। लेकिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से तब बदल जाती है जब उसे एक अजीब से आइलैंड पर फेंक दिया जाता है जहाँ पर स्क्विड गेम जैसा माहौल है। मतलब हर कोई अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहा है। निंग खुद को बहुत समझदार समझता था। उसे लगता था कि वो आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग से भी ज्यादा तेज है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसकी अक्ल एक छोटे बच्चे से भी कम थी और ऊपर से उसे भूलने की बीमारी थी। एक दिन वो अचानक एक डरावने सपने से उठता है। उसकी आंखें खुलती है एक धीमी रोशनी वाले कमरे में। उसे समझ ही नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आया। उसे तभी एक अजीब सी लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, शुक्र है तुम जाग गए, जल्दी देखो पीछे दीवार की तरफ। निंग पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक नुकीले किले भरी दीवार उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। वो बिना कुछ सोचे फौरन दूसरी तरफ भागता है और तभी दीवार रुक जाती है। अब वो बुरी तरह से घबरा जाता है और इधर उधर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन लड़की कहती है कोई फायदा नहीं, दरवाजा अंदर से नहीं खुलेगा। निंग खिड़की की सलाखें तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी बेकार जाती है और वो थक कर जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ की लड़की जिसका नाम जिन होता है बच्चों की तरह रोने लगती है और कहती है, हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे, हम मरने वाले हैं। निंग पूछता है, तुम कौन हो, क्या चाहती हो मुझसे? लेकिन जब वो गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि जिन भी उसी की तरफ फंसी हुई एक कैदी है और इसके बाद वो तुरंत उससे माफी मांगता है। जिन रोते हुए बताती है कि हर कुछ मिनट में वो नुकीली दीवार दोबारा चलती है और कोई भी हमें बचाने नहीं आएगा। अब निंग थोड़ा शांत होता है और कहता है, सुनो, तुम अपने पास रखे हुए कुल्हाड़ी से खिड़की तोड़ने की कोशिश करो और बाहर निकलो यहाँ से। पर जिन कहती है, मेरे कमरे में कोई भी खिड़की नहीं है। तो निंग कहता है, तो फिर ऐसा करो, तुम कुल्हाड़ी मुझे दे दो, मैं बाहर निकलकर तुम्हें बचाऊंगा। जिन उसकी बात पर रुक जाती है और फिर सीरियस टोन में कहती है, पहले तुम वादा करो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। उसी वक्त जिन के कमरे की दीवार भी हरकत करने लगती है और वो गिड़गिड़ाकर वादा लेने लगती है। निंग आखिरकार मौत तक निभाने वाला वादा करता है। जिन कुल्हाड़ी को खिड़की के छोटे से छेद में से देने की कोशिश करती है, लेकिन वो अटक जाती है। निंग पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। वो पूछता है, क्या तुम छेद को और बड़ा कर सकती हो? जिन कुल्हाड़ी से दीवार पर वार करती है, लेकिन दीवार ग्रेफाइट की बनी होती है और आसानी से नहीं टूटती। अब बेचारी थक हार कर वो फिर से रोने लगती है। अब यहाँ पर निंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब बस चुप करो ताकि मैं कुछ सोच सकूं। वो उससे पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए? जिन बताती है कि वो मेट्रो में झपकी ले रही थी और जब उसकी आंखें खुली तो खुद को लोहे के बिस्तर पर बांधा हुआ पाया। तभी निंग को एक आइडिया आता है। वो कहता है, अच्छा उस लोहे के बिस्तर को तोड़ो और उसकी रॉड मुझे दो। अब जिन ऐसे ही करती है और रॉड को छेद से देती है। निंग फौरन खिड़की पर जाकर रॉड से उसे तोड़ देता है और बाहर निकल जाता है। अब पीछे जिन चिल्लाती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना तुम, और तभी एक दीवार भी बंद हो जाता है। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है, जिन अतीत की उस दर्दनाक याद को याद करने लगती है जब सालों पहले एक हाइकिंग ट्रिप के दौरान उसे अकेला छोड़ दिया गया था। उसके ग्रुप का एक लड़का जख्मी हो गया था, तो जिन उसे एक गुफा में ले गई और उसके जख्मों की देखभाल करने लगी, क्योंकि उसके पापा डॉक्टर थे और उसने ये सब उनसे सीखा था। कुछ देर बाद ग्रुप के बाकी लोग वहाँ पहुँचे और उसे बाहर बुलाकर धीरे से बोले, हमें जल्दी निकलना होगा, बर्फबारी बहुत तेजी से हो रही है। लेकिन जिन ने मना कर दिया, हम किसी को पीछे छोड़कर नहीं जा सकते, वो जख्मी है, अभी चलने की हालत में भी नहीं है। लेकिन तभी वो जख्मी लड़का ये सब सुन लेता है और बाकी दोनों लड़के पर चिल्लाने लगता है, तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? फिर दोनों लड़के उन्हें छोड़कर अकेले ही निकल जाते हैं। अब यहाँ पर वक्त गुजरता है। जिन हर मुमकिन कोशिश करती है कि दोनों जिंदा रहे, जैसे खाने का इंतजाम, इलाज, सब कुछ करती है। पर उस लड़के ने एक दिन उसे थैंक यू कहने की कोशिश में उसे चूमना चाहा, लेकिन जिन ने उसे मना कर दिया। कुछ देर बाद जब वो खाना लाने बाहर जाती है और लौटती है तो वो लड़का भी उसे अकेला छोड़कर चला गया होता है। तभी दोस्तों अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। अब वो सोचती है कि हर बार उसे मर्दों ने ही धोखा दिया है। वो फिर से रोने लगती है और ये सोचकर कि शायद निंग भी उसे छोड़कर चला गया। लेकिन तभी छत से एक लकड़ी टूटती है और ऊपर से निंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अब जिन फौरन उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों छत से निकलकर बाहर की हवा में सांस लेते हैं। अब थोड़ी देर तक दोनों हाँफते रहते हैं। फिर अचानक जिन निंग को गले लगा लेती है और कहती है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम वापस आ गए। इसके बाद वो अपना नाम बताती है और कहती है कि वो पहले साल की मेडिकल स्टूडेंट है। फिर निंग से उसका नाम पूछती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, बस कहता है, पहले तुम अपने चारों ओर देखो, हम अब भी सेफ नहीं है।
दोनों फिर नीचे उतरते हैं और एक लाइट हाउस की बालकनी में पहुंचते हैं। वहाँ एक मेटल दरवाजा होता है जो किसी अंडरग्राउंड टनल की तरफ जा रहा होता है। निंग पहले नीचे उतरता है, फिर जिन उसके पीछे, और जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, निंग देखता है कि कुछ स्टेप्स गायब है। अब वो छलांग लगाकर नीचे उतर जाता है और जिन से कहता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। पर जिन थोड़ी डरी हुई होती है, लेकिन वो कूद जाती है, पर निंग उसे पकड़ लेता है, लेकिन दोनों फिसलकर सीधा समुद्र में गिर जाते हैं। अब निंग को अचानक वही डूबने वाला सपना फिर से याद आने लगता है, लेकिन जिन उसे बचाकर फिर पानी की सतह पर ले आती है। अब यहाँ पर टाइम बीतता है, निंग अभी भी बेहोश होता है। जिन उसे लाइट हाउस की निचले मंजिल में एक कमरे में ले जाती है, देखती है कि कोई यहाँ नहीं है, और जैसे ही वो लाइट जलाती है, सामने एक डरावनी लाश दिखाई देती है। अब वो घबरा जाती है और पीछे से आवाज लगाती है। इसके बाद वो धीरे से पलटती है और देखती है कि एक ऑरेंज बालों वाला लड़का हाथ में चाकू लिए उसे घूर रहा है। वो उसे कहता है, उसे नीचे रखो और पीछे हटो। अब जिन डर के मारे कांपते हुए वैसे ही करती है, पर लड़का यहाँ पे कुछ बेसिक सवाल करता है। फिर पास बैठी मम्मी जैसे शव के बारे में पूछता है, पर जिन कहती है, मुझे कुछ नहीं पता। लड़का यहाँ यकीन नहीं करता और कहता है कि शायद उसे निंग से पूछना चाहिए। वो निंग की उंगली पर जोर से कुछ मारता है, जिससे निंग दर्द से उठ बैठता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? निंग कहता है, नहीं। अब जिन यहाँ पर रोने लगती है, अरे हम दोनों साथ में भागे थे, तुम कैसे भूल सकते हो? अब वो ऑरेंज बालों वाला लड़का, जिसका नाम जैंग होता है, चाकू निंग के गले पर ले जाता है और धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो उन्हें मार देगा। अब निंग डर के मारे दोबारा कहता है, मैं इस लड़की को नहीं जानता। अब जिन यहाँ पर हैरान हो जाती है, आखिरकार ये झूठ क्यों बोल रहा है? अब उसे निंग के बिहेवियर पर शक हो जाता है। जैंग पूछता है, क्या बात है? पर जिंग उसे सारी बात समझाती है, जैसे गिरने की, बचाने की और सब कुछ। वो कहती है, हो सकता है कि गिरने से निंग को दिमागी चोट लगी हो, शायद इसलिए उसे कुछ याद नहीं। अब जैंग यहाँ पर हंसता है मैं कोई बेवकूफ नहीं जो तुम्हारी इन कहानियों पर यकीन कर लूं। अब जिन उससे प्रे करती है, प्लीज उसे मत मारो तुम। पर जैंग कहता है, एक शर्त है, सिर्फ एक शब्द में जवाब दो। निंग अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हें आखिरकार क्यों बचाया? अब जिन यहाँ पर घबरा जाती है और वक्त यहाँ पर निकलता जा रहा होता है और चाकू निंग के गर्दन तक पहुँच चुका होता है। पर तभी जिन कुछ निकालती है और जोर से चिल्लाती है, रुको, पहले ये बताओ तुम अपने सबसे पुराने दोस्त को कितने सालों से जानते हो? अब जैंग यहाँ पर थोड़ा चौंकता है, शायद 25, जब से मैं 3 साल का था और अनाथालय में मिला था। पर तभी जैंग कहता है, पॉइंट पर आओ। तभी जिन बोलती है, तो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो दोस्त अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हें बचाएगा? तभी जैंग यहाँ पर चुप हो जाता है, पर जिन आगे उससे कहती है, अगर किसी को बचाने के लिए सालों पुरानी पहचान जरूरी होती तो शायद हम सब अकेले मर जाते। पर दोस्तों, जिन की बात सुनने के बाद जैंग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। फिर वो कहता है, तो मतलब कोई किसी को बिना पहचाने भी बचा सकता है? इसके बाद वो उठता है और चाकू वापस रखने से पहले कहता है, मेरे दोस्त मेरे लिए कुछ भी करेंगे, तुम गलत हो। लेकिन हाँ, शायद ये बात हर किसी पर लागू नहीं होती। अब कुछ समय बाद जिंग निंग को समझाने की कोशिश करती है कि कैसे उसने उसकी जान बचाई थी, पर निंग को यकीन ही नहीं होता कि उसने सच में कुछ ऐसा किया था और अब उसे कुछ याद भी नहीं होता। जैंग उससे पूछता है, अच्छा आखिरी चीज क्या याद है तुम्हें? पर निंग शर्माते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, 5th क्लास में मैं प्लेबॉय मैगजीन पढ़ रहा था, बस वहीं तक। अब सारे थक जाते हैं और फिर मम्मी का इंस्पेक्शन करने लगते हैं। जिन कहती है, यहाँ तो नमी है, फिर मम्मी कैसे बची रह सकती है? इसके बाद वो मम्मी का हाथ ऐसे पकड़ती है जैसे कोई टॉफी हो और गौर से देखती है। वो बताती है कि यह शव यहाँ बाद में लाया गया है। अब जैंग और निंग की मदद से वो मम्मी को जमीन पर लिटाती है और आगे जांच करती है। अब जैंग को यहाँ पर शक होता है, मुझे लग रहा है कि शायद ये कोई मरीन सोल्जर था। अब इसके बाद वो मम्मी के कपड़े फाड़ता है और सब हैरान रह जाते हैं। उसके शरीर पर चाकू से उकेले हुए कुछ नंबर लिखे होते हैं। वो नंबर किसी बात का संकेत करते हैं और ये कोई भी समझ नहीं पाता। अब इसके बाद आखिर में सब हार मान लेते हैं और दूसरी बात करने लगते हैं। पर जिन जैंग से पूछती है, आखिर तुम कौन हो? वो बताता है कि वो एक गैंग में काम करता था जिसका सरगना था डॉन चाइन। वो 3 दिन पहले कुछ गुंडों से भाग रहा था और नाव में बेहोश होकर यहाँ पहुँच गया। इसके बाद जिन भी अपनी कहानी बताती है कि कैसे सबवे में झपकी लेने के बाद वो यहाँ आ गई। अब दोनों सोचते हैं, क्या ये किसी और गैंग का काम है या मानव तस्करों का? निंग कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि ये सब उन नंबरों से जुड़ा हुआ है। मुझे तो ये कोई गेम लग रहा है। अब जिन को उसकी बातें सच लगती है। हाँ, अब तक सारी चीजें एस्केप गेम जैसी लग रही है। हमें सुराग जल्द ही ढूंढने होंगे।
तभी जैंग कहता है मैं पहले ही देख चुका हूँ, सीढ़ियाँ टूटी हुई है। तभी जिन मम्मी के कान में कुछ नोटिस करती है, एक स्क्रॉल। वो उसे खींचती है और उसमें से एक मैप निकलता है। उसमें एक जगह एक्स के निशान होते हैं, लाइट हाउस और कुछ अजीब से निशान भी बने होते हैं। निंग थोड़ी देर तक मैप को देखता रहता है और फिर वो बोलता है मैंने ये मैप पहले कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। अब जैंग यहाँ पर चिल्लाता है यार याद कर तू, पर निंग अपना सर पकड़ लेता है, यार मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसके बाद जिन उसे शांत करती है और एक कोने में ले जाती है और कहती है तुम मत सोचो ज्यादा, बस तुम आराम करो। अब जैंग ये सब देखकर परेशान हो जाता है, यार इनकी बकवास मैं और नहीं सुन सकता। और इसके बाद वो बाहर चला जाता है सिगरेट पीने। जब वो वापस आता है तो देखता है कि निंग और जिन पास पास सो रहे होते हैं और वो गुस्से में उन्हें लात मारकर उठाता है, अरे उठो, हमें उस एक्स वाली जगह पर जाना है। पर निंग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जैसे हम कोई खजाना ढूंढने जा रहे हैं। इसके बाद जिन कहती है हमारी हालत देखी है, अभी जाना सही है क्या? पर जैंग कहता है अब तुम दोनों मेरे गुलाम हो, मेरे कहे बिना कुछ नहीं होगा। इसके बाद तीनों अपना सामान पैक करते हैं और जंगल की ओर बढ़ते हैं। चलते चलते जैंग उन्हें रोकता है और जमीन पर कुछ जांच करता है, एक खून से सना हुआ ट्रैप। वो कहता है अगर हमें किसी के और निशान मिले तो अपने ट्रैक मिटा देना। अब तुम दोनों का काम है खाना और पानी ढूंढ कर लाना छुप के। जिन और निंग चुपचाप अपने मास्टर का हुक्म मानते हैं। इसके बाद निंग कुछ अजीब से जंगली फल लाता है और जिन कुछ मशरूम और जड़ी बूटियाँ। तभी जैंग अचानक प्रकट होता है और वो एक क्यूट से खरगोश को मार देता है और कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बेबी। इसके बाद दोस्तों वो सबको एक गुफा में ले जाता है और खरगोश को भूनता है और वो खुद पूरा मीट खा जाता है और निंग जिन को सिर्फ फल देता है। खाना खाने के बाद वो जिन से कहता है अबे ऐसा कर तू जा और भूसे से मेरा बिस्तर बना। पर जिन चुपचाप उठती है और उसका काम करने लगती है। इसके बाद वो निंग से कहता है अबे तेरे लिए थोड़ा मीट बचा है, ले ले तू, आखिरकार तू भी तो मर्द है ना। फिर वो गुफा के अंदर जाता है और कहता है सुनो मेरे पीछे मत आना, यहाँ पर पहरा देना। जिन जैसे ही बिस्तर बना रही होती है जैंग उसे जमीन पर गिरा देता है और उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी जिन मदद के लिए चिल्लाती है बचाओ मुझे। पर निंग बाहर से सब सुन लेता है और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, लेकिन फिर अचानक गुफा के अंदर दौड़कर जाता है और चिल्लाता है अबे जैंग रुक जा कमीने। निंग की बात सुनकर जैंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जोर से लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। लेकिन निंग फिर भी उठ जाता है और कहता है हमें एक दूसरे के साथ बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम एक टीम है, समझे। जैंग उसकी बातों से तंग आ जाता है और बिना कुछ कहे एक जोरदार घुसा उसके चेहरे पर मारता है, फिर उसे जमीन पर फेंक देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर शाम हो चुका होता है और जैंग जंगल के अंदर चला जाता है थोड़ी शांति पाने के लिए। और वो मन ही मन सोचता है कि इन दोनों को तो देखकर नहीं लगता कि ये किसी गैंग के गुर्दे हैं, और ऊपर से मुझे उस बेवकूफ निंग से भाषण सुनना पड़ा। पर तभी उसे कहीं से बचाव की आवाज सुनाई देती है। वो दौड़ता है उसी गुफा की तरफ और देखता है कि निंग और जिन भी बाहर आ चुके होते हैं और वही आवाज सुनकर इधर आए हैं। जैंग उन्हें कहता है मेरे पीछे चलो, उस आवाज का पीछा करते हैं हम। अब इसके बाद तीनों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक आदमी किसी से बचकर भाग रहा है। जिन जैसे ही देखती है कि वो आदमी एक ट्रैप में गिरने वाला है तो वो उसे वार्निंग देती है, लेकिन निंग उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उसे रोक देता है। पर जैंग समझता है हम उसका पीछा करने वाला नहीं देख पा रहे, मामला कुछ गड़बड़ लगता है। हो सकता है कि ट्रैप उसी ने लगाया हो जो उसका पीछा कर रहा है। और तभी दोस्तों सामने आता है एक आदिवासी जैसा आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए। वो शख्स जो ट्रैप में फंसा था बड़ी मुश्किल से उठता है, लेकिन आदिवासी सीधे उसे जानवर की तरफ मार डालता है और उसका शव घसीटते हुए ले जाता है। अब ये देखकर सब सुन रह जाते हैं। पर जैंग कहता है हमें वापस गुफा में चलकर छिप जाना चाहिए क्योंकि अभी बहुत रिस्क है। गुफा के अंदर जिन आराम कर रही होती है और निंग जैंग से पूछता है अरे वो आदमी कौन था, कोई जंगली था क्या? पर तभी जैंग गुस्से से कहता है मुझे क्या पता यार, बस एक बात साफ है, ये जगह जितनी डरावनी लगती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी। इसके बाद वो कहता है रात की पहरेदारी मैं करूंगा, तुम भी ध्यान रखना। अगली सुबह निंग और जिंग खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं। तभी निंग को एक नारियल का पेड़ दिखता है और वो सीधा ऊपर चढ़ जाता है और नारियल नीचे फेंकता है जिन के लिए। लेकिन तभी एक चूहा जिन के पास आता है और वो जोर से चिल्ला पड़ती है। अब निंग यहाँ पर घबरा जाता है, यार कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया। लेकिन जब सच्चाई पता चलती है तो वो चिल्लाता है तुम दोनों बेवकूफ हो, एकदम फालतू। तभी जिन अचानक कहती है मुझे वॉशरूम जाना है और वो तभी दौड़ जाती है। अब निंग यहाँ पर थोड़ा परेशान हो जाता है
जैसे ही जिन अपना काम खत्म करती है उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है और वो डर जाती है और अचानक किसी चीज के करीब आने पर जोर से चिल्ला पड़ती है। निंग और जैन उसकी आवाज सुनते ही दौड़ पड़ते हैं और जब वो पहुंचते हैं तो दो आदिवासी जिनको पकड़ चुके होते हैं और उसे जमीन पर गिरा रखा होता है। पर दोस्तों यहाँ पर निंग कुछ करना चाहता है लेकिन जैंग कहता है सुनो बहुत रिस्क है इसमें, मत जाओ तुम। लेकिन जैसे ही एक आदिवासी जिनको मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है उसी वक्त कहीं से एक गोली उसके सर में लगती है और वो वहीं पर गिर जाता है। तभी दूसरा आदिवासी डर के मारे भाग जाता है पर तभी जिन रोते हुए निंग से लिपट जाती है। अब तीनों ऊपर देखते हैं तो वहाँ एक औरत खड़ी होती है हाथ में गन लिए। वो कहती है मैं ट्रेसी हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से, जल्दी चलो तुम लोग, आदिवासी वापस आ सकते हैं। इसके बाद वो बताती है कि उसके कुछ साथी नीचे की चट्टानों के पास है और उनसे पूछती है क्या तुम लोग हमारे साथ चलना चाहोगे। पर तभी जिन स्माइल करते हुए कहती है ऑफ कोर्स, मोर देन मेरियर, मतलब कि दोस्तों जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। पर तभी जैंग रुकता है और उससे पूछता है अच्छा तुम कभी हांगकांग गई हो। पर वो जवाब देती है नहीं नहीं कभी नहीं। जैंग ट्रेसी से कहता है कि वो भी कभी साउथ नहीं गया लेकिन उसे पूरा यकीन है कि उसने ट्रेसी को पहले कहीं देखा है। अब ट्रेसी मुस्कुराकर बात को टाल देती है शायद किसी और को देखा होगा तुमने जो मुझ जैसा दिखती हो। लेकिन उसके इस कूल रवैये से ग्रुप को अब थोड़ी शक होने लगती है। तभी ट्रेसी उस मरे हुए जंगली के पास जाकर उसके जख्म को चेक करती है और वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसने तो सर पर निशाना साधा था लेकिन गोली तो पीछे से लगी है। आखिर मैंने मिस कैसे कर दिया, वो मन ही मन बड़बड़ाती है क्योंकि वो एक चैंपियन शूटर है, ऐसा मिस होना नामुमकिन है। पर ये सब सोचने का वक्त नहीं मिलता क्योंकि तभी एक और झुंड जंगली लोगों का हमला कर देता है। ट्रेसी चिल्लाती है भागो यहाँ से, जल्दी करो, और खुद एक गड्ढे में कूद जाती है और वो वहीं से फायर करती रहती है और बाकियों को एक क्रीक की ओर भागने को कहती है। जैंग निंग और जिन को लेकर उस दिशा में भागता है जहाँ ट्रेसी ने बताया था। वहाँ एक झरने के पास पहुंचकर तीनों खुद को साफ करते हैं और थोड़ा चैन की सांस लेते हैं। लेकिन ट्रेसी के वापस न आने से बेचैनी और बढ़ जाती है। अब जैंग आराम से कहता है या तो वो मर चुके हैं या फिर भाग गई, और फिर वो दोनों बेवकूफ कपल को चेतावनी देता है इस आइलैंड पर हमसे ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा, और ये मैप और मम्मी की बॉडी से मिला कोड किसी और से कभी जिक्र मत करना। जिन कहती है कि वो निंग के साथ रहेगी लेकिन निंग फिर से अपने फाइटिंग क्लास और लेवल अप जैसी गेम वाली बकवास करने लगता है। अब जैंग यहाँ पर माथा पकड़ लेता है लेकिन आखिरकार निंग भी मान जाता है कि उन्हें एक टीम की तरह साथ रहना चाहिए। फिर जैंग तीनों से एक डेथ वाव लेने को कहता है। थोड़े ड्रामेटिक स्टाइल में तीनों कसम खाते हैं कि अब हम एक टीम हैं और जिंदा रहने के लिए साथ लड़ेंगे, एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देंगे। पर तभी दोस्तों झाड़ियों में सरसराहट होती है और ट्रेसी वापस लौट आती है। वो कहती है हमें यहाँ से निकलना होगा, मेरे पास अब ज्यादा बुलेट्स नहीं बची, मेरे साथ चलो मेरी बाकी टीम के पास। अब थोड़ी देर चलने के बाद वो एक खुले मैदान में पहुँचते हैं जहाँ कुछ लोग पहले से मौजूद हैं। ट्रेसी अपने साथियों से कहती है इन लोगों पर जंगली हमला कर रहे थे, मैंने इन्हें बचाया है। उनमें से एक लड़का कहता है यार तू तो पूरी कमाल की है, पूरी बिंदास। पर तभी एक दूसरा आदमी मुंह बिचकाते हुए बोलता है हाँ क्यों फालतू में गोलियां बर्बाद कर दे इन अजनबियों के लिए। ये सुनकर जैंग का खून खौल जाता है। अबे ओ जुबान संभाल के। लेकिन ट्रेसी बीच में आ जाती है और सबको शांत कराती है। अगर मेरी टीम के साथ रहना है तो मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे और किसी को भी हर्ट करने की इजाजत नहीं है। और तभी जैंग स्माइल करते हुए सिर हिलाता है ठीक है तुम्हारे रूल्स चलेंगे। और इसके बाद सभी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जिन और निंग भी अपना परिचय देते हैं लेकिन जब निंग कहता है कि वो अभी 5th ग्रेड में है तो सब लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। पर जिंग तुरंत सफाई देती है निंग को सिर पर चोट लगी है, उसकी मेमोरी वहीं अटक गई है। अब ट्रेसी बताती है कि उसे आज जंगल के उस पार एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिखा। यार कुछ तो गड़बड़ है वहाँ, वो जगह किसी रहस्यमय किले जैसे लग रही थी। पर तभी एक लड़का जोश में कहता है हमें उसे एक्सप्लोर करना चाहिए अभी के अभी। लेकिन दूसरा मना कर देता है, क्या पता वो जंगली लोगों का अड्डा हो। पर तभी तीसरा बंदा भी हाँ में हाँ मिलाता है, बिना प्लान के वहाँ जाना बेवकूफी होगा। अब फैसला ना निकलते देख वो वोटिंग की बात करते हैं लेकिन वोट टाई हो जाता है क्योंकि जैंग वोटिंग के दौरान पहले हाथ हिला देता है और बाद में उल्टा वोट डाल देता है। तभी एक लड़का गुस्से में कहता है अबे तू चीट कर रहा है बे। पर तभी जैंग कंधा उचकाता है, अबे मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा, जा बस लूप होल यूज किया है। अब वही बंदा कहता है चल ठीक है फिर से वोटिंग करेंगे हम, और जो मेरे पक्ष में वोट करेगा उसे मैं दूंगा $10 मिलियन का चेक। पर तभी जैंग चौंकता है
अरे ये तो ब्राइब है। वो जवाब देता है, नहीं ये स्ट्रेटेजी है बे। जैसे पॉलिटिशियन वोट पाने के लिए कुछ भी वादा करते हैं, बल्कि मैं सबके सामने कर रहा हूँ, कुछ छुपा के नहीं। पर तभी जंग भी चाल चलता है, जो मेरे साथ वोट करेगा उसे मिलेगा 30 मिलियन। पर तभी ट्रेसी कहती है, अबे चिंदी के तेरे पास इतने पैसे है भी। पर तभी जंग ठाके मारते हुए बोलता है, नहीं नहीं मेरे पास कहाँ है, लेकिन इसी गाकी देगा, उसे तो हर हाल में जीत चाहिए ना। और दोस्तों अगले पल वोटिंग होती है और जाहिर है जंग जीत जाता है। एक लड़का उसका पक्ष ले लेता है और कहता है, चलो इसी गाकी अब जल्दी से चेक काटो। अब अगले दिन दोस्तों सभी उस विशाल स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने निकलते हैं। अब वो धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में बढ़ते हैं। तभी जंग ट्रेसी से धीरे से कुछ कहता है, सुनो सुनो तुमसे कुछ प्राइवेट बात करनी है मुझे। इसके बाद ट्रेसी को यांग पास आकर कहता है कि वो बात यही कर सकते हैं, लेकिन यांग जिद करता है कि उसे अकेले में बात करनी है। पर जब ट्रेसी इनकार करती है तो वो झुककर उसके कान में कुछ कहता है और ये सुनते ही ट्रेसी उसे रोकती है और गुस्से में उसे एक तरफ खींच ले जाती है और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब कुछ ही पलों बाद ट्रेसी वापस आ जाती है और सबके सामने यांग को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। वो गुस्से में कहती है कि उसने हद पार कर दी है। अब यांग बस हंसता है और कहता है, मैं सही था, अब मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अब बाकी लोग परेशान होकर ट्रेसी से पूछते हैं कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन ट्रेसी कुछ नहीं बताती और गुस्से में चुपचाप आगे बढ़ जाती है। अब पूरा ग्रुप बिना कुछ कहे उसके पीछे चले जाता है। तभी दोस्तों शाम के समय वो उस विशालकाय इमारत के सामने पहुंचते हैं। सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा ढांचा जो किसी मंदिर या पिरामिड जैसा लग रहा था। तभी ट्रेसी इसी गाकी से पूछती है कि क्या वह इसकी वास्तुकला पहचान सकता है। इसी गाकी बताता है कि ये मायन सभ्यता के पिरामिड जैसा दिखता है। तभी जैंग पूछते हुए कहता है, तो दोस्तों क्या हम मिस्र में हैं? पर इसी गाकी जवाब देता है, जरूरी नहीं, पिरामिड कई देशों में होते हैं। और इसके बाद वह कुछ देशों के नाम गिनाने लगता है। इसके बाद दोस्तों वो सभी नीचे की तरफ उतरते हैं, एक अंतहीन सीढ़ियों के रास्ते से। ट्रेसी अब सबको सतर्क करती है कि आसपास रहे, क्योंकि हो सकता है कि आदिवासी वापस आ जाए। पर तभी कई घंटों की थकाऊ चढ़ाई के बाद वो एक बड़े केंद्रीय हॉल में पहुँचते हैं। तभी जिंग निंग से कहती है, यार मुझे डर लग रहा है। पहले तो मुझे लगा था कि किसी ने हमें अगवा कर लिया है, लेकिन अब लगता है कि हम किसी और ही महाद्वीप में हैं, और वो भी अजीब लोगों के बीच। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्या ये कोई रियलिटी गेम है जिसमें हमें जबरदस्ती डाला गया है। पर निंग कहता है, शायद हो सकता है कि हम किसी वीडियो गेम के अंदर हैं। तभी जिन एक गहरी सांस लेकर खुद को कोसती है कि उसे इस 5वीं क्लास वाले दिमाग के इंसान के साथ फंसना पड़ा। फिर वो थोड़ी देर और बात करते हैं और निंग उसे पॉजिटिव रहने को कहता है। सुनो, ये जगह नक्शे में चिन्हित थी, मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। पर तभी दोनों हंसने लगते हैं और मजाक में कहते हैं, अगर हम यहाँ से बच निकले तो जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास $30 मिलियन का चेक जो है। उसी वक्त ट्रेसी जैंग को बुलाती है और उसे कुछ जले का निशान दिखाती है। जैंग उन्हें छूती है और कहती है, ये अब भी गर्म है, मतलब यहाँ हाल में ही किसी ने आग जलाई थी। अब बाकी लोग घबरा जाते हैं, कहीं ये आदिवासी तो नहीं थे। लेकिन निंग कहता है, नहीं नहीं, आदिवासियों को बैटरी चलाना नहीं आता, मतलब ये कोई और लोग हैं जो यहाँ रुके थे। तभी ट्रेसी चारों ओर देखती है और कहती है, हाँ ये लोग यहाँ आराम करने रुके थे। तभी दोस्तों इसी गाकी उन्हें सजेशन देता है कि अब उन्हें पिरामिड के अंदर जाना चाहिए, लेकिन एक बंदा मना कर देता है और कहता है कि बाहर रहना सुरक्षित रहेगा। पर तभी जैंग कहता है कि टीम को 2 हिस्से में बांट देते हैं, जो एक अंदर जाएगी और दूसरी बाहर रहेगी। इसी गाकी मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि टीम का बंटवारा वही करेगा और वो खुद लीड करेगा। ट्रेसी उनके साथ जाएगी सुरक्षा के लिए, जिन उनकी मेडिकल हेल्प के लिए, और एक और बंदा ताकत के लिए, और बाकी सब बाहर रहेंगे। और अगर अंदर कुछ होता है तो ये बचाने आएंगे। तभी दोस्तों टीम अंदर चली जाती है। उधर बाहर ऑरेंज बालों वाला लड़का जैंग से कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुमने इसका विरोध क्यों नहीं किया? आओ तुम मेरे साथ मिल जाओ। इसी गाकी को हटा देते हैं और पूरी ताकत अपने हाथ में ले लेते हैं। पर तभी जैंग स्माइल करता है और कहता है, मैं तुम्हारे जैसे कीड़ों के साथ काम नहीं करता। जब वो लड़का बकवास करता रहता है तो जैंग चुपचाप चाकू निकालता है और उसकी गर्दन पर रखते हुए कहता है, अबे सुन बे चटनी के, ये अपना चेक मुझे दे दे। पर वो लड़का कहता है, ये अपराध है। तभी जैंग हंसते हुए कहता है, अबे क्या कह रहा है तू, कोई सबूत है तेरे पास? और दोस्तों सच में जो एकमात्र गवाह होता है वो दूर झाड़ियों में पेशाब कर रहा होता है। उधर अंदर इसी गाकी और उनकी टीम पिरामिड के भीतर जाते हैं और दीवार पर बनी आकृतियों और लिपियों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पर तभी इसी गाकी कहता है कि उन्हें समझने के लिए कोई पुरातत्व चाहिए। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तब जिन को अपनी पुरानी बातें याद आती हैं, खासकर वो जो उसने निंग से कहा था।
वो याद करती है जब जैंग ने गुफा में उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी, तब उसने अपने हेयर क्लिप से जहर लगाकर उसे चुपचाप छुआ था। अगर ट्रेसी ने चुपके से एंटीडोट नहीं दिया होता तो झांग 7 दिन के अंदर मर जाता। उसने पहले ही निंग को चेतावनी दी थी कि दवा असर दिखाते समय झांग को बहुत दर्द होगा और वो वक्त अब करीब आ रहा है। जैसे ही ट्रेसी की बात सच होती है, झांग के पेट में जबरदस्त दर्द शुरू हो जाती है और वो निंग से कहता है कि वो थोड़ी देर आसपास नजर रखे जब तक वो खुद को हल्का करता है। लेकिन तभी जंगल से एक बड़ी संख्या में आदिवासी हमला कर देते हैं। अब सब घबराकर भागने लगते हैं। झांग दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। निंग को तभी याद आता है जो जेन ने पहले कहा था और वो दौड़ता हुआ झांग के पास पहुंचता है। झांग अब बेहोशी की हालत में है और आदिवासी उस पर निशाना लगा रहे होते हैं। निंग वक्त रहते वहां पहुंच जाता है और झांग को अपने कंधे पर उठाकर वहां से भागने लगता है। रास्ते में एक ऑरेंज बालों वाला लड़का दीवार पर एक लीवर ढूंढता है और जैसे ही खींचता है ऊपर से एक गुप्त दरवाजा नीचे गिरना शुरू हो जाता है। निंग किसी तरह झांग को उठाकर उस दरवाजे के अंदर पहुंचता है और जैसे तैसे खुद को और झांग को बचा लेता है, वरना सिर चिपक कर कुचले जाते। अब अंदर जाते ही सब डर और हैरानी में सांस लेने लगते हैं क्योंकि अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी बाकी टीम भी लौटकर वापस आ जाती है। इसके बाद झांग निंग का धन्यवाद करता है कि उसने उसकी जान बचाई और उस लड़के को डांटता है जिसने दरवाजा जल्दीबाजी में बंद कर दिया। वो लड़का कहता है कि वो घबरा गया था इसलिए उसे कुछ सोचने का टाइम नहीं मिला, पर इशिगाकी भी कहता है कि उसने सही किया। तभी दोस्तों मिंग पूछती है कि अब हम बाहर कैसे जाएंगे, पर झांग कहता है कि अभी टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, पहले देखते हैं शायद कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। तभी जेंग को निंग के हाथ में एक नीला सा निशान दिखता है। वो झांग का चाकू लेकर उसका हाथ काटती है, लेकिन जैसे ही खून निकलना चाहिए था वो रुक जाती है क्योंकि खून नहीं निकलता। वो डर से कहती है कि निंग को एक बेहद खतरनाक जहर लग चुका है। इसके बाद वो रोने लगती है और बताती है कि अगर जहर दिल तक पहुंच गया तो निंग के पास सिर्फ 10 घंटे ही बाकी है। अब झांग जो खुद दर्द में है, गुस्से और बेचैनी में कहता है कि निंग की ये हालत उसी के कारण हुई है, इसलिए वो बाहर जाएगा और किसी भी हालत में इलाज ढूंढकर लाएगा। झांग जोर जोर से दरवाजे को पीटता है जैसे वो खुल जाएगा, लेकिन निंग उसे रोकता है और कहता है कि अभी वो ठीक है और उन्हें पहले बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहिए ताकि जेन इलाज तैयार कर सके। पर इशिगाकी कहता है कि इतने लोगों में निंग के पास सबसे अच्छा सर्वाइवल सेंस है, जबकि उसके पास कोई खास स्किल नहीं है। फिर सब एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। अब वे सब एक सीढ़ियों वाले रास्ते से नीचे उतरते हैं और वहाँ से पानी की आवाज सुनाई देती है। ट्रेसी दीवार को छूकर कहती है कि दीवार नम है, यानी आसपास पानी बह रहा है। पर कुछ दूर जाने पर उन्हें एक जगह से रोशनी आती दिखती है। सब सोचते हैं शायद ये बाहर जाने का रास्ता हो, लेकिन जैसे ही वो पहुंचते हैं देखते हैं कि पूरी जगह पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है और सिर्फ कुछ खंबे पानी में तैर रहे हैं। तभी दोस्तों निंग का सिर फिर से दर्द करने लगता है और वो कहता है कि उसे ये जगह पहले देखी हुई लग रही है। तभी पानी से कोई आवाज आती है, बचाओ, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। अब जैंग पानी की ओर इशारा करता है और सब देखते हैं कि 4 लोग पानी में हैं और बेहोश है। एक लड़का चिल्लाता है कि वो अब ज्यादा देर तक उसे संभाल नहीं पाएगा, पर तभी इशिगाकी पूछता है कि वो लोग कौन हैं और पानी में कैसे फंसे। तभी एक पीले बालों वाला लड़का कहता है कि वो भी वैसे ही यहाँ आ गए जैसे बाकी लोग। तभी पानी और ऊंचा होने लगता है। वो लड़का कहता है कि वो आदमी जो उसकी गोद में है एक प्रोफेसर है जिसे आदिवासी की भाषा पढ़ने आती है और वो जानता है कि बाहर का रास्ता कहाँ है। तभी झांग कहता है कि हमें इन्हें बचाना चाहिए और जेन उसे एक रस्सी देती है, लेकिन पानी तक पहुँचने के लिए वो बहुत छोटी होती है। पर तभी एक लड़का कहता है कि वह ताकतवर है और रस्सी में पत्थर बांधकर उसे फेंकता है और पीले बालों वाला लड़का रस्सी पकड़ लेता है और सब मिलकर उन्हें बाहर खींचते हैं। तभी थोड़ी देर में वो लोग बाहर आ जाते हैं और प्रोफेसर को जमीन पर लिटा दिया जाता है। तभी पीले बालों वाला लड़का कहता है कि उसका नाम आंद्रे है और वह एक रशियन भारे का सिपाही है जो अब इजरायली आर्मी से जुड़ा है। तभी एक मोटा और अजीब दिखने वाला आदमी खुद को डिंग बताता है और कहता है कि वो एक कलाकार है। तभी निंग खुशी से झूम उठता है कि उसे आर्ट बहुत पसंद है और इसके बाद ब्राउन बालों वाली औरत खुद को चेरी बताती है जो न्यूजीलैंड की एक हाउस वाइफ है। इसके बाद आंद्रे फिर जमीन पर पड़े आदमी की ओर इशारा करता है और बताता है कि वो एक प्रोफेसर है जिसे प्राचीन सभ्यता की बहुत जानकारी है और जो इन दीवारों की भाषा को पढ़ सकता है। ट्रेसी उसकी धड़कन चेक करती है और कहती है कि वो बेहोश है लेकिन ठीक है और थोड़े आराम करने के बाद वो होश में आएगा। पर तभी झांग कहता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, उसे अभी उठाओ। तभी प्रोफेसर थोड़ी देर बाद खांसते हुए उठता है और कहता है दीवारों की लिपि के अनुसार अगर वे सबसे ऊंची जगह पर पहुंच जाए तो वहां एक दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।